अच्छा बेटा, अब अगर मैं इन 3 टाइप ऑफ ट्रावर्सिंग को एक एग्जांपल के साथ मैप करूँ तो आप इसको इज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैं सिर्फ़ एक यूज़ करूँगा, बाकी आप दोनों खुद इनको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो नॉर्मली किसी एक टाइप की ट्रावर्सिंग जो है वो आनी चाहिए। लेट्स से मैं जो है इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग है, अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें जो ऑर्डर है, सबसे पहले लेफ्ट विज़िट होगा, लेफ्ट के बाद रूट और रूट के बाद राइट। तो जब मैं इस ट्री को सपोज़ करता हूँ फॉर इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग, तो मैंने अच्छा ट्रावर्सिंग जो है, आपके पास जो सबसे पहला नोड होता है वो रूट होता है। तो आप जाएँगे रूट के ऊपर ही, लेकिन रूट से फिर आपने सिलेक्ट डिसाइड करना है कि आपने इस रूट को प्रिंट करना है या आपने लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है। तो मैं सबसे पहले इस रूट के ऊपर जाऊँगा। अब मैंने इस रूट को पिक किया, मेरे मेरे पास चूँकि इसका एड्रेस इनिशियली अवेलेबल था। अब मैं ऑर्डर देखूँ तो जब तक लेफ्ट विज़िट नहीं हो सकता, तब तक ये रूट विज़िट नहीं होगा। तो क्या इस रूट के लेफ्ट पे कुछ अवेलेबल है? तो अगर आप इस रूट के लेफ्ट पे देखें, तो एक और सब ट्री अवेलेबल है। इसका मतलब है कि जब तक इसका ये कंप्लीट लेफ्ट विज़िट नहीं होता, तब तक हम इस रूट को विज़िट नहीं कर सकते। तो मैं इसके लेफ्ट साइड पे आऊँगा, लेफ्ट साइड पे मुझे 3 मिलेगा। अब 3 को अगेन मैं अगर एज़ अ सब ट्री T1 कंसीडर करूँ, तो क्या इसका कोई लेफ्ट अवेलेबल है? तो इसका लेफ्ट अवेलेबल है, वो हमारे पास 2 है। अब 2 का फर्दर कोई लेफ्ट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हम जस्ट 2 को प्रिंट कर देंगे। अब अगर आप इस सब ट्री को देखें, ये 5 का सब ट्री था। इस सब ट्री के अंदर सबसे पहले हमने इस लेफ्ट को प्रिंट किया, लेफ्ट के बाद ये रूट बनेगा इस लेफ्ट ट्री का, तो हमने इसको प्रिंट किया और इस रूट को प्रिंट करने के बाद हमने फिर इस राइट को प्रिंट किया। तो सबसे पहले बेटा यानी 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर रूट 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास राइट 5 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट, रूट एंड राइट हमने इस सब ट्री को विजिट कर लिया। अब अगर हम 5 को देखें, एज ए रूट कंसीडर करें इसको, तो इसका सारा लेफ्ट जो है वो विजिट हो चुका है। अब इसका सारा लेफ्ट विजिट हो चुका है, तो दैट मीन अब इसका टर्न है। तो हम किसको विजिट करेंगे, हम इस 5 को विजिट करेंगे, तो हमारे पास ये 5 हो चुका है। अब ये लेफ्ट भी हो चुका है और ये रूट भी हो चुका है। अब रिमेनिंगली हमारे पास क्या बचा है, इस रूट का राइट बचा है। अब हम इसके राइट पे आएंगे, इसके राइट पे बेटा एक और सब ट्री पड़ा हुआ है। अब इस सब ट्री में देखें आप, तो 7 एज ए रूट काम कर रहा है, और जब आप इसके लेफ्ट पे जाएंगे तो आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 7 का लेफ्ट कोई नहीं था, तो वो प्रिंट नहीं होगा। 7 इट सेल्फ रूट है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसका राइट प्रिंट होना, तो राइट पे 9 अवेलेबल है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह देखें, जब मैंने इस ट्री को किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर जब भी आप बेटा इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग अप्लाई करेंगे, तो आपको एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि आपका जो मोस्ट लेफ्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और आपका जो मोस्ट राइट है वो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। और आप एलिमेंट्स को विजिट ही इसी अंदाज से कर रहे हैं कि आप पहले लेफ्ट को विजिट करते हैं, फिर रूट को और फिर राइट को, तो आपको जो फाइनली आउटपुट मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, वो भी आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपके पास कोई बाइनरी सर्च ट्री है, अब बाय डिफॉल्ट वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन आपने उसको अगर सॉर्टेड फॉर्म में प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसके ऊपर सिर्फ इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग अप्लाई कर दें। इसी तरह बेटा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में आप जस्ट ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहले आप रूट प्रिंट करेंगे, लाइक जब तक रूट प्रिंट नहीं होगा तब तक आप लेफ्ट प्रिंट नहीं करेंगे, तो ये रूट इटसेल्फ पहले प्रिंट हो जाएगा। अब आपने देखना कि इसका एक लेफ्ट साइड है, इस रूट की एक राइट साइड है, तो पहले आपने सारा लेफ्ट प्रिंट करना है। जब सारा लेफ्ट प्रिंट हो जाएगा, फिर आपने राइट प्रिंट करना है। फिर जब आप लेफ्ट पे आएंगे तो आपको एक और सब ट्री मिलेगा। उस सब ट्री में भी सबसे पहले आपने रूट को प्रिंट करना है, रूट उसका 3 है। फिर 3 का आप लेफ्ट प्रिंट करेंगे और 3 का आप राइट प्रिंट करेंगे। अब ये रूट और लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, अब आपने राइट पे आना है, तो राइट पे आके सबसे पहले आपने रूट को प्रिंट करना है, जो कि 7 होगा। अब 7 का पहले लेफ्ट प्रिंट करेंगे, तो लेफ्ट पे तो कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम राइट प्रिंट करेंगे, जो कि हमारे पास 9 आ जाएगा। और यही ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में थोड़ा चेंज हो जाएगा कि आपका सबसे पहले जो है वो लेफ्ट प्रिंट होगा, और सबसे एंड पे आपके पास रूट प्रिंट होगा। यानी अगर आप पोस्ट ऑर्डर में देखेंगे, तो सबसे एंड पे ये मोस्ट रूट प्रिंट होगा 5, और मोस्ट रूट कौन सा आपके पास 7 है वो प्रिंट होगा। इसी तरह आपके पास 3 भी जो है, यानी 2 और 5 के बाद जो है वो 3 प्रिंट होगा, 9 के बाद जो है वो 7 प्रिंट होगा। यानी पहले लेफ्ट और राइट प्रिंट होंगे, और फिर आपके पास जो है पेरेंट प्रिंट होंगे। बेटा ये एक ही एल्गोरिदम आपके सामने है यहाँ पे, मैंने क्योंकि इन ऑर्डर ट्री वॉक को ही फॉलो किया है, तो मैं उसी का एल्गोरिदम यहाँ पे रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखा हुआ है, क्योंकि एक रिकर्सिव प्रोसेस है। रिकर्सिव प्रोसेस कैसे है कि सबसे पहले आपके पास ये वाला इस वाले नोड का एड्रेस होता है, आप इसके एड्रेस को एज ए एक्स पॉइंट कर लें। अब आपने करना क्या होता है कि आपने
इस x को इसके लेफ्ट पॉइंटर पे इंडिकेट करना है जब तक आपको लेफ्ट पॉइंटर नल नहीं मिलता। तो मैंने इस x के साथ इसका लेफ्ट ऑफ x निकाला, मेरे पास ये आ गया। अब मेरा पास ये x बन जाएगा। अब जब मैं इस x का लेफ्ट निकालूंगा तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये वाला। अब जब मैं इस x का लेफ्ट निकालूंगा तो मेरे पास आगे नल आ जाएगा। जब मेरे पास नल आ जाएगा तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जब रिकर्सिव कॉल स्टॉप होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एलिमेंट को प्रिंट करूंगा। फिर मेरी रिकर्सिव कॉल वापस आएगी, इस एलिमेंट को प्रिंट करेगी, और इस एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद फिर मैं एक और रिकर्सिव कॉल दूंगा जो कि राइट प्रिंट की होगी, यानी मैं फिर इसको एक्स बना दूंगा। तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है जिसमें आप चाहे आप कोई भी तरीका अडॉप्ट करेंगे इन दिनों में तो आपका जो एल्गोरिदम होगा वो रिकर्सिवली बिहेव कर रहा होगा। So here is the very simple algorithm for in order tree walk. आप इसमें स्टार्ट में पेरेंट रूट नोड का एड्रेस भेजेंगे। अगर आपका रूट नल नहीं होता तो तब तक आपने क्या करना है, आप टूवर्ड इस x के साथ इसका लेफ्ट x निकालते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि आपका x कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका x नल हो जाएगा। जब आपके पास x की वैल्यू नल आएगी तो उस केस में फिर आपकी ये इन जो रिकर्सिव कॉल है ये स्टॉप हो जाएगी, और करंटली आपके पास जो भी x की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब फिर चूंकि रिकर्सिव कॉल जैसे मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि वो ऐसे नहीं होता कि ये प्रिंट की ऑफ एक्स एक ही रिकर्सिव कॉल के लिए प्रिंट होगा। जितनी भी रिकर्सिव कॉल हो चुकी हैं उन तमाम के लिए ये स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट करेगी जब उनकी अपनी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती जाएगी। इसी तरह जब आपका प्रिंट ऑफ एक्स हो जाएगा तो फिर आप इन ऑर्डर ट्री वॉक राइट एक्स कर लेंगे। अच्छा, चूंकि रूट अपने आप को खुद ही रिकर्सिव कॉल कर चुका है तो जब उसका रिटर्न होगा तो वो अपनी एक्स को खुद ही प्रिंट कर देगा। तो आपको यहाँ पे यानी रूट के लिए अगर आप देखें तो मैंने कोई दोबारा से रिकर्सिव कॉल नहीं भेजी, सिर्फ लेफ्ट और राइट के लिए रिकर्सिव कॉल भेजी हुई है, क्योंकि रूट कभी लेफ्ट पे बिहेव कर रहा है, कभी वो राइट पे बिहेव कर रहा है। बेटा इसका जो अगर आप एवरेज टाइम देखें ट्रैवर्सिंग का तो वो एन है, यानी आपको बेसिकली हर नोड को आपने एक दफ़ा विजिट किया है। अब आपके पास नंबर ऑफ नोड्स जितनी बढ़ती जाएंगी आपको उतनी आपकी रिकर्सिव कॉल बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपने हर नोड के लिए एक रिकर्सिव कॉल की हुई है। और एवरी रिकर्सिव कॉल कर क्या रही है, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट कर रही है। तो हम ये वाला टाइम जो है ये कांस्टेंट ले सकते हैं। तो हर रिकर्सिव कॉल सिर्फ एक कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। टोटल कितनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी, टोटल n रिकर्सिव कॉल होगी। हर नोड एक रिकर्सिव कॉल जो है वो परफॉर्म करेगी। तो लिहाजा अगर हम एक नोड और बढ़ा देंगे तो एक रिकर्सिव कॉल में और इजाफा हो जाएगा, लेकिन उस रिकर्सिव कॉल के अगेंस्ट जो ऑपरेशन होगा वो एक ही सिंपल ऑपरेशन है, वो है प्रिंट की x का, जब उसकी बेस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लिहाजा इसका जो रनिंग टाइम है वो हम कह सकते हैं कि लीनियर रनिंग टाइम है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ नोड्स जो कि हमारे पास हैं यहाँ पे। इसी तरह बेटा अगर हम अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखें सर्चिंग का, तो इन नटशेल अगर आप देखें तो इसके अंदर सर्चिंग का ऑपरेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही आसान है। एज जस्ट लाइक आप ऑलरेडी बाइनरी सर्च पढ़ चुके हैं वैसे ही यहाँ पे भी वही सर्चिंग का ऑपरेशन है। आपके पास इनिशियली पे रूट नोड होता है। आपको जब कोई एलिमेंट सर्च करने के लिए दिया जाएगा जिसको हम नॉर्मली कॉल करते हैं की के साथ, आपको जब कोई की दी जाएगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको कंपैरिजन करना है कि क्या ये रूट नोड के ऊपर तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो ये की वही है जो कि यहाँ पे रूट पे एग्जिस्ट करती है तो आपने ये वैल्यू या इसकी लोकेशन रिटर्न कर देनी है। बट अगर ये आपका रिक्वायर्ड डाटा नहीं है, आपकी रिक्वायर्ड की नहीं है, तो फिर अब आपको डिसाइड करना है कि अब आपने लेफ्ट साइड पे जाना है फर्दर या फिर आपने राइट साइड पे जाना है। आपको कैसे पता चलेगा, आप सिर्फ इसका देखेंगे कि आपकी की जो है वो इस एलिमेंट के साथ ग्रेटर है या लोअर है। अगर तो आपकी वैल्यू 5 से बिलो है तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू टूवर्ड राइट साइड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि टूवर्ड राइट साइड तमाम वैल्यूज 5 से ग्रेटर हैं। और अगर आपकी जो की है वो 5 से बिलो है तो दैट मीन कि आपकी जो की है वो हमेशा टूवर्ड लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगी। अब इस केस में देखें तो आपकी ट्रैवर्सिंग जो होती है वो नंबर ऑफ एजेस के ऊपर होती है। तो आपको मैक्सिमम इस ट्री के अंदर सिर्फ 2 कंपैरिजन के ऊपर हर वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर आप इसके अंदर से 9 ढूंढेंगे तो आपको पहला कंपैरिजन 5 के साथ करना पड़ेगा, दूसरा 7 के साथ, और थर्ड कंपैरिजन पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप 4 को ढूंढने जाएंगे जो कि बिल्कुल लीफ के ऊपर पड़ा हुआ है तो विद इन 2 कंपैरिजन आपको 4 मिल जाएगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं अगर आप देखें तो टोटल एलिमेंट्स 6 हैं, यानी
6 एलिमेंट्स के लिए आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं डिसीजन लेने के लिए कि कहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर इवन नहीं करता, तो आपको सिर्फ 2 कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। इवन कि अगर इस ट्री के अंदर हम नोड और भी ऐड कर सकते थे, लाइक अगर एक नोड यहाँ पे भी होता तब भी इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब भी इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो थे, यानी 7 नोड्स के ऊपर भी इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है आपके पास वो 2 ही रहेंगे। 2 कंपैरिजन है जिसमें नहीं मिलेगा। टोटल कंपैरिजन देखें तो वो 3 है आपके, यानी थर्ड कंपैरिजन के ऊपर आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो यही बेटा सिंपल सा प्रोसीजर है। अब अगर आपने देखे तो आपने 3 चीजें करनी है। पहले आपने देखना है कि क्या आपकी की जो है वो उसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो यू कैन जस्ट रिटर्न द पोजीशन और वैल्यू विच यू आर फाइंडिंग। अगर नहीं इक्वल तो फिर आपको 2 चीजें चेक करनी है, या तो आपको लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है। तो लेफ्ट साइड पे जाने के लिए आपने रूट से कंपैरिजन करना है। रूट को अगर आप यहाँ पे एक्सपोज करें तो आपने की को के एक्सपोज करें, तो अगर आपकी की बिलो देन की ऑफ एक्स है तो आप उसको लेफ्ट सब ट्री में देखेंगे, और अगर आपकी की जो है वो ग्रेटर देन की ऑफ एक्स है तो आप इसको राइट सब ट्री के अंदर जाके फाइंड करेंगे। बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने इस ट्री के अंदर से 13 को सर्च करना है तो आपने पहले 15 से देखा कि ये बिलो है, फिर आपको अगली वैल्यू 6 मिलेगी, 6 से ये ग्रेटर है, फिर आपको अगली वैल्यू 7 मिलेगी तो 7 से भी ग्रेटर है, और 13 आपका ये रिक्वायर्ड एलिमेंट है। तो विद इन 4 कंपैरिजन आपको आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो मिल जाएगा। बेटा इसका एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल सा इसका एल्गोरिदम है। आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो आपको रूट नोड का एड्रेस रिक्वायर्ड है जिसको हम एक्स कहते हैं किसी भी ट्री का, और दूसरा आपको वो की रिक्वायर्ड है जो कि आप उस ट्री के अंदर से सर्च करना चाह रहे हैं। अब बेटा अगर आपका एक्स नल नहीं है, यानी आपके पास जो ट्री है उसका कोई रूट नोड एग्जिस्ट करता है, और आप क्या करते हैं साथ ही आप अपनी उस जो रूट नोड का एलिमेंट है आप उसको किस में स्टोर कर लेते हैं, आप उसको के में स्टोर कर लेते हैं। अब ये दोनों कंडीशन के दरमियान और लगा हुआ है, यानी ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती हैं तो फिर आप डेफिनेटली सॉरी ये कंपैरिजन है, ये इफ के साथ है। तो हम क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं, अगर तो हमारे पास एक ट्री एग्जिस्ट करता है, अगर एक ट्री एग्जिस्ट करता है तो उसका रूट नोड एग्जिस्ट लाजमी करता होगा, और अगर वो जो रूट नोड हमारे पास गिवन है वो मैच कर जाता है हमारे के साथ, के हमें हमें यहाँ पे इनपुट पे पैरामीटर दिया गया है, तो डेफिनेटली हम वही जो एक्स एलिमेंट है हम उसको रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है। अदरवाइज हमने क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है। अगर हमारा जो की है वो लेस देन की ऑफ एक्स है तो हमने इसी ट्री को रिकर्सिवली कॉल भेजनी है। देखिए इसी ट्री को रिकर्सिवली कॉल भेजी हुई है, लेकिन इस एक्स की जगह क्या पास किया हुआ है बेटा, अब हमने लेफ्ट ऑफ एक्स पास किया हुआ है। तो लेफ्ट ऑफ एक्स से क्या मुराद है, देखिए ये एक्स है बेटा, इस ये इटसेल्फ एक्स है, इसके पास लेफ्ट नोड का भी एड्रेस है जिसको हम कॉल कर सकते हैं लेफ्ट ऑफ एक्स के साथ, और जो इसका राइट साइड का पॉइंटर है इसके पास, यानी ये इस नोड को अगर मैं ओपन करूं तो ये मुझे इस तरह से मिलेगा। इसका जो डाटा है हम उसको एक्स कह सकते हैं, इसके लेफ्ट पॉइंटर को हम लेफ्ट ऑफ एक्स कह सकते हैं, इसके राइट पॉइंटर को हम राइट ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो जब ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो हमने दोबारा इसको कॉल करना है, लेकिन अब हमने इसको जो वैल्यू सेंड की है वो लेफ्ट ऑफ एक्स की है। तो दैट मीन अब हमारे पास जो न्यू एक्स बन जाएगा वो ये बन जाएगा, यानी अब ये एक्स बन जाएगा हमारे पास। अब इस एक्स के ऊपर यही चीज़ चेक की जाएगी। अब अगर दोबारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दोबारा हम इसी को फिर अगेन इस एक्स का लेफ्ट भेज देंगे, तो हमारे पास न्यू एक्स जो है वो ये बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारा एलिमेंट बिलो होगा ग्रेटर होगा फ्रॉम द रूट एलिमेंट तो फिर हमने राइट एक्स भेज देना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से वैल्यू मेरी ग्रेटर होती 9 को मैं फाइंड करता तो मैं राइट एक्स भेजता जो कि 7 होता। अब मेरा एक्स जो है यहाँ पे वो 7 काम कर रहा है, 7 मैच नहीं करेगा तो मैं इसको दोबारा से राइट एक्स भेज दूंगा। तो इस तरह से हम या तो लेफ्ट एक्स भेज के रिकर्सिव कॉल भेजते हैं, या फिर राइट एक्स के साथ रिकर्सिवली कॉल करते हुए हम किसी भी वैल्यू को सर्च कर रहे होते हैं। अब अगर आप बेटा इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कॉस्ट है। इस ट्री का रनिंग टाइम, किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का जो रनिंग टाइम होता है वो उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका ट्री जो है वो बना हुआ कैसे है। अगर आप इस ट्री को देखें तो ये एक बैलेंस ट्री है। अगर आप में इसके नंबर ऑफ नोड्स देखें और आप उनका लॉग ऑफ एन लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इज इक्वल टू इसका हाइट आएगा, यानी आप उसके अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हाइट मिलेगा।
और अगर आप इस ट्री की हाइट देखें तो मैं ऑलरेडी जैसे बता चुका हूँ कि log of n है, तो दैट मीन फॉर करंट इंस्टेंस मेरे पास ये जो ट्री है इसके ऊपर जब मैं ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास जो कॉस्ट बनेगी वो log of n बनेगी। अगर आप देखें log of n कैसे, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, कितने कंपैरिजन के ऊपर मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो मैक्सिमम 3 कंपैरिजन के ऊपर। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, अब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा दूं, मैं इस ट्री को और एक्सपेंड कर दूं, मैं इसके अंदर और एलिमेंट बढ़ा दूं, बट ये स्टिल ये बैलेंस ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन रखे, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कितने बढ़ाए हैं। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखें, मैंने 9 एलिमेंट्स बढ़ा दिए हैं, यानी 9 + 6 मैंने कितने एलिमेंट्स बढ़ाए हैं 15। कंपैरिजन में कितना इजाफा होगा, सिर्फ एक कंपैरिजन का इजाफा होगा, यानी अब जहां पे आपको मैक्सिमम 3 कंपैरिजन करने पड़े थे, अब आपको 4 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। यानी जब भी आप लीफ पे जाएंगे तो आप किसी भी साइड पे जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, आप लीफ के ऊपर हमेशा 4 कंपैरिजन पे रीच कर जाएंगे। तो लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने इवन ऑल्दो के डबल कर दिया, लेकिन कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 1 का इंक्रीज हुआ। बट इन नटशेल हम कह सकते हैं कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का रनिंग टाइम उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। अगर उसकी हाइट एक बैलेंस ट्री है, बैलेंस ट्री की है, तो वो कॉस्ट log ऑफ n हो जाएगी। अगर उसकी हाइट जो है वो इक्वल टू n है या n-1 है, तो फिर वो कॉस्ट आपकी n हो जाएगी। ऑन एवरेजली ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट होती है वो log ऑफ n ही होती है, वो बैलेंस ट्री होता है, लेकिन वर्स्ट केस भी पॉसिबल है। अच्छा बेटा, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन को देखें, नेक्स्ट ऑपरेशन में हमने क्या है कि हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, चूंकि हम छोटी वैल्यू को लेफ्ट लेफ्ट करते हुए जा रहे होते हैं, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो आपको हमेशा मोस्ट लेफ्ट के ऊपर जाके मिलेगी। तो अब आपने करना क्या है कि आपने अपने ट्री को टूवर्ड लेफ्ट जो है वो सिर्फ आपने उसको ट्रैवर्स करना है जब तक आपको लेफ्ट पे नल नहीं मिल जाता। जहां पे आपको लेफ्ट पे नल मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसके प्रीवियस जो वैल्यू थी आपके पास, वो वाली वैल्यू सबसे स्मॉलर वैल्यू थी। देखें, सिंपल एक लूप लगानी है, रिकर्सिव कॉल नहीं है इसमें, क्योंकि एल्गोरिदम ने अपने आप को दोबारा कॉल नहीं करना। एल्गोरिदम का नाम है बेटा ट्री मिनिमम। हमने उसको इनिशियली रूट नोड पास किया, हमने तब तक इस लूप को कंटिन्यू करना है जब तक हमें लेफ्ट ऑफ एक्स जो है वो नील नहीं मिल जाता, यानी इस एक्स का जो भी लेफ्ट था, हम हमारे पास वो वैल्यू जो है वो नल नहीं होती, तब तक हमने इस एक्स को लेफ्ट ऑफ एक्स के इक्वल करते जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस एक्स के पास जो लेफ्ट ऑफ एक्स है वो नल आ जाएगा, उस कंडीशन के ऊपर हम रिटर्न एक्स कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगेन बेटा, ट्री की हाइट बताएगी आपको कि आपके पास कॉस्ट कितनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट 12 to 13 एलिमेंट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन आपने कितने किए हैं, सिर्फ 3 कंपैरिजन किए हैं। लेकिन अगर ये एक स्क्यू ट्री होता तो फिर आपकी ये कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली वर्स्ट कॉस्ट हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं आपको उतना ही लेफ्ट ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसी तरह बेटा, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो बिल्कुल उसके राइट एंड पे एग्जिस्ट करती है। सेम एल्गोरिथम रिपीट हो जाएगा, लेकिन आपने टू डू एक्स इक्वल टू लेफ्ट एक्स नहीं करना, बल्कि आपने इक्वल टू राइट एक्स करना है। तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो राइट पे मिलेगी हमेशा। अगेन, ट्री की हाइट ही डिसाइड करेगी कि इस ट्री की वर्स्ट कॉस्ट आपके पास क्या आएगी या रनिंग टाइम क्या आएगा। फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये जो ट्री है ये एक बैलेंस ट्री है, इसकी हाइट जो है वो log ऑफ n है, तो लिहाजा इस ट्री के अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट आ रही है मेरे पास वो log ऑफ n आ रही है। अब बेटा नेक्स्ट 2 ऑपरेशन है अब हमारे पास, इंसर्शन और डिलीशन। इन ऑपरेशंस के अंदर हमने बेसिकली चेक करना होता है कि हमारे पास जब एक न्यू कोई वैल्यू आएगी और हमारे पास एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बाइनरी सर्च ट्री है, तो हमने इसको कहाँ पे इंसर्ट करना है। बहुत सिंपल है ये ऑपरेशन भी। आपने रूट से हमेशा डिसाइड करना होता है कि इस वैल्यू की राइट प्लेस क्या बनती है। लेट्स से मेरे पास 13 वैल्यू जब मैं इंसर्ट करूंगा, तो पहले मैं 12 से इसका कंपैरिजन करूंगा, तो 12 से 13 जो है ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि इसकी एग्जिस्टेंस टूवर्ड लेफ्ट साइड पे नहीं होगी, राइट साइड पे होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस नोड को रिकर्सिवली कॉल करूंगा इसके राइट एक्स के साथ, और मैं 18 पे रीच करूंगा।
अब मैं 18 से इस 13 का कंपैरिजन करूंगा तो ये 13 जो है इस 18 से लेस है। इसका मतलब है कि ये 18 का राइट पार्ट नहीं बनेगा, 18 का लेफ्ट पार्ट बनेगा। तो मैं अब यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल भेजूंगा वो लेफ्ट एक्स की भेजूंगा। अब यहाँ पे मुझे 15 मिलेगा। अब 15 से जब मैं कंपैरिजन करूंगा 13 का तो मुझे 13 की वैल्यू जो है वो स्मॉलर मिलेगी। अब स्मॉलर मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि मुझे टूवर्ड लेफ्ट रिकर्सिव कॉल करनी है। अब जब मैं लेफ्ट रिकर्सिव कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे नल मिलेगा। अब इसका मतलब है कि इस नल को मैंने किससे रिप्लेस करना है, अपने न्यू वैल्यू के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इस 15 के लेफ्ट एक्स पे नल पड़ा होगा तो मैं उस नल की जगह पे क्या स्टोर कर दूंगा बेटा, इस 13 वाले नोड का सिर्फ एड्रेस स्टोर कर दूंगा। जैसे इस 13 वाले नोड का एड्रेस स्टोर करूंगा तो मेरे पास लॉजिकली जो इसकी शेप बन जाएगी वो ये बनेगी। अच्छा, ये आप लॉजिकली ट्री ऐसे क्रिएट करते हैं बट असल में ऐसा नहीं होता। असल में तो सिर्फ नोड्स बन रही होती हैं और नोड्स के लेफ्ट और राइट पे एड्रेसेस होते हैं बस। तो जब हम उनको एक शेप में लाते हैं फिजिकली तो हमारे पास एक ट्री की शेप बनती है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखें, ये 15 डाटा पड़ा होगा, इसके राइट पे एड्रेस होगा 19 वाले नोड का, और इसके ये 19 वाला नोड होगा बेसिकली पूरा एक। ये मैं इस नोड को एक उसका बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग टर्म में कैसा होगा ये। और इसका जो राइट बेसिकली इसका जो राइट है उस पर 19 का एड्रेस पड़ा होगा, जो इसका लेफ्ट होगा वो नल होगा, कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता। हमने एक ऑलरेडी नोड क्रिएट किया हुआ था जिस नोड के अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ है 13, और इनिशियली बेटा इसके राइट पे भी कोई एड्रेस नहीं होगा, इसके लेफ्ट पे भी कोई एड्रेस नहीं होगा, दोनों जगह पे हमारे पास नल वैल्यू होगी। हमने करना क्या, इस नोड का जो भी एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस हमारे पास 0x7 है तो हमने ये 0x7 सिर्फ जहाँ यहाँ पे जाके स्टोर कर देना, दैट्स इट। जैसे मैं 0x7 स्टोर करूंगा तो ये डेफिनेटली इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और इसको मैं लॉजिकली यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये एक प्रोसीजर है किसी भी ट्री के अंदर एक नोड को इंसर्ट करने का। अगेन बेटा उसकी इंटरप्रिटेशन दिखाई गई है कि आप कैसे मूव करते जाएंगे। आपने 18 से कंपैरिजन किया, 15 से कंपैरिजन किया, आपका न्यू एक्स आ गया। अब आपने जहाँ पे उसका टूवर्ड लेफ्ट एड्रेस नल था, आपने उस एड्रेस को अपडेट कर देना है 13 के एड्रेस के साथ, तो आपकी ये इंसर्शन जो है ये परफॉर्म हो जाएगी। इसी तरह बेटा जब आप किसी नोड के अंदर, अच्छा यहाँ पे भी बेटा जो कॉस्ट है वो ट्री की हाइट पे डिपेंड। अच्छा बेटा इस ट्री में भी जो इस इंसर्शन ऑपरेशन भी डिपेंड करता है ट्री की हाइट के ऊपर ही, कि आपकी ट्री की बेसिकली हाइट कितनी है। तो आपको अगर चाइल्ड में जाके इंसर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको उन एजेस को ट्रैवर्स करते हुए जाना पड़ेगा। तो ट्री की हाइट नॉर्मली, अगेन मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, लॉग ऑफ एन की फॉर्म में आती है। एवरेज केस में, वर्स्ट केस में स्क्यू ट्री हो सकता है। अच्छा, जब आप बेटा डिलीट करेंगे तो डिलीट का ऑपरेशन जो है इसमें आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे। एक फैक्टर तो ऐसा है कि जिसमें आपने एक ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है। अगर उसका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है फिर तो काम आसान है। आपने सिर्फ उस नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, आप उस नोड का जो पेरेंट है, आपने उस पेरेंट के पास जो भी उसका एड्रेस है आपने उस एड्रेस को नल कर देना है, तो वो नोड खुद ही आपके डाटा स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा केस है कि जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उसके ऑलरेडी चाइल्ड भी हैं, तो अगर उसके ऑलरेडी चाइल्ड हैं और आपने उस नोड को डिलीट किया है तो इसका मतलब है कि फिर आपको उसके चाइल्ड को कहीं ना कहीं ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको उनको नया पेरेंट असाइन करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों केसेस को वन बाय वन देखें, लेट से जिसमें हमारे पास केस वन है जिसमें हमने एक ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। अब इस z को मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ, मुझे सिंपली क्या चेंज करनी है बेटा, क्योंकि इस नोड के पास z का एड्रेस है, इसका जो राइट, डेफिनेटली राइट पॉइंटर है, तो उस राइट पॉइंटर के पास z के एड्रेस को मुझे जाके क्या करना है बेटा, नल करना है। तो ये खुद ही इस यहाँ से इस स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन तो आसान है बिल्कुल, कि आपने सिर्फ उसके पेरेंट के पास उसका एड्रेस गायब करना है, तो जैसे ही आप एड्रेस गायब करेंगे तो वो खुद भी गायब हो जाएगा। केस टू की अगर हम बात करें बेटा, जैसे कि जब आप यहाँ पे मैंने डिलीट किया तो सिर्फ 13 को रिमूव किया है और बाकी ट्री के अंदर फर्दर कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आएगा। बट जब केस टू की हम बात करेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल किसी हमारे पास एक ऐसा नोड है जिसका कोई चाइल्ड है,
अब इस केस में जब हम उस नोड को डिलीट करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो रिमेनिंग हमारे पास सब ट्री होगा, हमने उसको फिर अपने ट्री के अंदर किसी न किसी अगेन पेरेंट नोड के साथ लिंक करना होगा, तो फिर हमने ये चेंजेस अप्लाई करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 16 को डिलीट करता हूँ, तो ये सब ट्री जो है ये इस पूरे मेरे डाटा स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा। ये जिसमें 20, 18 और 23 है, तो इसको अपने डाटा स्ट्रक्चर में कनेक्ट करने के लिए मुझे इसको नया पेरेंट एलोकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फॉर नाउ हो सकता है मैं इसको ये 15 पेरेंट जो है वो असाइन कर दूँ। और जब हम इसको डिलीट कर देंगे 16 को, तो हमारे पास जो न्यू ट्री है वो कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा। यानी हमने जस्ट सिर्फ एक चेंज करना है। होगा क्या कि इसके बेसिकली राइट पॉइंटर के पास z का एड्रेस होगा। हमने z का एड्रेस वहां से हटा के हमने देखना है कि इस 16 का चाइल्ड को कौन है। जो भी इस 16 का चाइल्ड होगा बेटा, हमने उसका एड्रेस उठा के इसी राइट को दे देना है। बेसिकली ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसमें हमने चाइल्ड देखा और चाइल्ड को पेरेंट एड्रेस असाइन किया, ये कांस्टेंट ऑपरेशन होगा। इसके ऊपर जो टाइम आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो जो आपका मेन टाइम लगेगा वो सिर्फ उस नोड को सर्च करने पे लगेगा जिसको आपने डिलीट करना है। इसके अलावा जो जितना बाकी टाइम होगा जिसमें आप नोड के एड्रेस चेंज कर रहे हैं या आप उसको न्यू पेरेंट असाइन कर रहे हैं, तो वो टाइम सिर्फ कांस्टेंट टाइम होगा। उसमें जो आपके पास ऑपरेशन आएंगे वो यूनिट ऑपरेशन आएंगे। अच्छा बेटा, बाकी आपके पास जो ऑपरेशंस हैं प्री डिसेसर और सक्सेसर, आप इन ऑपरेशंस को सेल्फ स्टडी कीजिएगा। बहुत सिंपल ऑपरेशन है। अगर आपको एक वैल्यू पता है तो आपने उससे अगली वाली वैल्यू देखनी है। तो आपको देखना है कि वो वैल्यू लेफ्ट पे एग्जिस्ट करती है या राइट पे एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अब जब आप सक्सेसर की बात करते हैं तो आपने अगली वैल्यू देखनी होती है। प्री डिसेसर की बात करते हैं तो आपने प्रीवियस वैल्यू देखनी होती है। इनका प्रोसीजर जो है बुक में गिवन है। बुक में आपका ये पूरा बेटा एडवांस डाटा स्ट्रक्चर के नाम से एक आपका चैप्टर है, उसमें टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री के नाम से। आपने इस टॉपिक को जाके अच्छे से पढ़ना है। अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप अगर लेक्चर से रेलिवेंट कोई क्यूरी है तो आप अभी कर सकते हैं। अगर वहाँ से पढ़ के आपकी कोई क्यूरी होगी तो फिर आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट अलाउ कर रहा हूँ बेटा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।